समास के प्रकारों की अगर बात करें तो समास जो होता है उसको मुख्य रूप से 6 प्रकार या 6 भेद में विभाजित किया जाता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है तत्पुरुष समास और छठवा है आपका द्वंद्व समास। इन सभी समासों के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में विस्तार से समझेंगे और समास को किस प्रकार से पहचाना जाता है इन ट्रिक्स के बारे में भी हम आगे सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम अवयवी भाव समास के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। समास का वह स्वरूप जिसमें पहला शब्द जो है या पहला पद जो है वह अवयव या उपसर्ग हो, वह अवयवी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तो समास का वह रूप जिसमें पहला पद जो होगा वह क्या होगा, अवयव होगा या उपसर्ग होगा, वह अवयवी भाव समास कहलाएगा। क्लियर है। इसकी पहचान की ट्रिक की यदि बात करें तो पहचान ट्रिक में जो प्रथम पद होगा वह क्या होगा, या तो वो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा, या तो ये अवयव होगा या फिर ये उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला है एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, जो भी अवयवी भाव समास होगा उसका जो प्रथम पद है वो उपसर्ग होगा, यानी कि उपसर्ग वाले समास को देखते ही आपको समझ जाना है क्या अवयवी भाव समास है। ठीक है, दूसरा पहचानने की जो ट्रिक है वह है इसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि कोई एक शब्द जो है वो 2 बार आएगा। ठीक है, यानी कि एक से अधिक बार आएगा। ठीक है, इस उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है प्रतिदिन। यहाँ पे ये प्रति जो है ठीक है वो उपसर्ग है या अवयव है। ठीक है, जो कि दिन के साथ लगा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये प्रतिदिन जो है अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला है यथा योग्य। यहाँ पे यथा जो है वो क्या है, अवयव है। ठीक है, जो कि योग्य के साथ लगा हुआ है, अतः यह कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, अगला उदाहरण है एकाएक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि जो एक शब्द है वह इसमें 2 बार आया है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी अवयवी भाव समास होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तो समास का वह स्वरूप जिसमें पहला पद या पहला शब्द विशेषण तथा दूसरा शब्द विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होगा, जो पहला पद होगा वह क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद जो होगा वह विशेष्य होगा। ठीक है, इसको पहचानने की ट्रिक की बात करें तो कैसे पहचानेंगे कि कोई समास जो है कर्मधारय समास है, तो प्रथम पद को जब हम देखेंगे तो वो विशेषण होगा। ठीक है, यानी कि वो जो है विशेषता बताएगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद होगा आपका विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता प्रथम पद बताएगा। ठीक है, वो विशेष्य होगा। क्लियर है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण है नीलकंठ। ठीक है, इसको यदि हम समास विग्रह करें नीलकंठ का, ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह होगा नीला कंठ या नीला कंठ वाला। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो जाएगा, जो कंठ नीला है ठीक है वो नीलकंठ है। ठीक है, यहाँ पे कंठ की एक तरीके से यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि जो कंठ है वह नीले रंग का है। क्लियर है। दूसरा उदाहरण है श्वेत पत्र। ठीक है, इस श्वेत पत्र का जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, तो इसका अर्थ निकल के आएगा श्वेत है जो पत्र या सफेद है जो पत्र। यहाँ पे कोई पत्र है जिसका रंग कैसा है, तो श्वेत है या सफेद है। ठीक है, इस पत्र की विशेषता बताई जा रही है कि जो पत्र है वह सफेद रंग का है। ठीक है, अगला उदाहरण है नीलांबर। ठीक है, इसका समास विग्रह जब करते हैं तो इसका अर्थ होता है नीला है जो अंबर। ठीक है, यहाँ पे अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि अंबर कैसा है, तो वो नीले रंग का है, ये बताया जा रहा है। क्लियर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगला समास है हमारा द्विगु समास। ठीक है, इस समास की परिभाषा की यदि बात करें तो समास का वह स्वरूप जिसमें पहला शब्द या पहला पद जो होता है वह संख्यात्मक होता है या संख्यावाचक हो या संख्या का बोध कराता हो। ठीक है, वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, समास का वह रूप जो क्या करे, जिसका जो पहला शब्द है वो संख्या का बोध करवाए या संख्यात्मक हो, तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, पहचान की ट्रिक की बात करें तो प्रथम पद क्या होगा, या तो संख्यात्मक होगा या फिर हम इसको संख्यावाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि समास को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें संख्या का बोध होगा। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है नवग्रह। ठीक है, अब यदि इसका समास विग्रह हम करते हैं, ठीक है, तो नवग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो 9 ग्रहों का समूह। क्लियर है, यहाँ पे 9 ग्रहों के समूह की बात की जा रही है, यानी कि ग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है त्रिलोक। त्रिलोक का समास विग्रह क्या होगा, तो त्रिलोक का समास विग्रह होगा तीनों लोकों का समूह। क्लियर है, यहाँ पे हमको 3 लोकों का बोध हो रहा है। ठीक है, या 3 लोक है ऐसा हमको बोध हो रहा है, अतः यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला है उदाहरण पंचभुज। ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं, ठीक है, तो पंचभुज का समास विग्रह क्या होगा, पंचभुज का समास विग्रह होगा 5 भुजाओं का समूह। ठीक है, यहाँ पे हमको 5 भुजाओं के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए पंचभुज भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, हम समास विग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम किसी समासिक पद को तोड़ते हैं, ठीक है, या उसको सरल अर्थ में व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समास विग्रह। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला समास का प्रकार है बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो समास का वह स्वरूप जिसमें पहला पद या पहला शब्द और दूसरा शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द का बोध कराते हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहला पद और दूसरा पद आपस में मिलकर किसी तीसरे या अन्य शब्द का बोध कराते हो, तो वह कौन सा समास होगा, वह बहुब्रीहि समास होगा।
ठीक है। इसके पहचान के ट्रिक की यदि बात करें तो इसमें क्या होगा, पहला और दूसरा पद जो है मिलकर किसी अन्य शब्द या तीसरे पद का बोध कराएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के माध्यम से इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो उदाहरण में है पहला लंबोदर। ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका। ठीक है, तो लंबा उदर किसका होता है, गणेश जी का। तो यहाँ पे लंबोदर क्या हो जाएगा, ये कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द है, एक है लंबा और दूसरा है उदर। ठीक है, दोनों शब्द मिलकर किसका बोध करा रहे हैं, तो गणेश जी का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अगला उदाहरण है दशानन। ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो दशानन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दस है आनंद जिसके। ठीक है, दस प्रथम शब्द है और आनंद द्वितीय शब्द है, तो दस है आनंद जिसके। किसके आनंद 10 होते हैं, तो रावण का जो आनंद है वो 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दशानन है वो किसका बोध करवा रहा है, तो वो रावण का बोध करवा रहा है। ठीक है, इसलिए आप बहुव्रीहि समास होगा। अगला उदाहरण है त्रिनेत्र। ठीक है, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो त्रिनेत्र का समास विग्रह क्या होगा, त्रिनेत्र का समास विग्रह होगा हमारा तीन है नेत्र जिसके। ठीक है, तो इसके तीन नेत्र होते हैं, तो शंकर जी के। ठीक है, इस तरह से समास का वह स्वरूप जिसका पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। समास का वह स्वरूप जिसमें पहले शब्द या पहले पद के बाद किसी कारक की विभक्ति का लोप हो तथा दूसरा शब्द या पद प्रधान हो या प्रधान होता हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तो समास का वह रूप जिसमें पहले शब्द के बाद, ठीक है, किसी कारक की विभक्ति का क्या हो, लोप हो। ठीक है, और जिसमें दूसरा शब्द जो है या दूसरा पद जो है वह प्रधान हो। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। वह कौन सा समास होगा, तो वह तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है। तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक की बात करें तो कारकों की बात कर लेते हैं, विभक्ति का जो लोप होता है कारकों में उसकी बात कर लेते हैं। तो को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पे, पर इत्यादि। ठीक है, ये विभक्तियां हैं जिनका लोप जो है तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, तो प्रथम पद के बाद। ठीक है, इसको उदाहरण से अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो पहला जो उदाहरण है वह है गीतकार। ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह क्या होगा इसका, गीतकार का, तो इसका होगा गीत को गाने वाला। ठीक है, यहाँ पे को शब्द आ रहा है। ठीक है, को क्या है, यहाँ पे को विभक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, या तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला उदाहरण है कष्ट साध्य। इसका समास विग्रह क्या होगा, तो कष्ट से सधा हुआ। ठीक है, यहाँ पे कष्ट के बाद पहले शब्द के बाद क्या आ रहा है, से शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला उदाहरण है देशभक्ति। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर पहले शब्द के बाद कौन सी भक्ति आ रही है, तो यहाँ पे के लिए आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे हम तत्पुरुष समास के प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, विभिन्न कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 6 प्रकारों में बांटा गया है। अब वो प्रकार कौन कौन से है उसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है, तो कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के प्रकार। ठीक है, तत्पुरुष समास के प्रकार, पहला कौन सा होगा, पहला होगा हमारा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर है, ओके। अभी हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा समास कर्म तत्पुरुष है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम शब्द के बाद जब हम समास विग्रह करते हैं तो प्रथम पद या शब्द के बाद जब को शब्द आए, ठीक है, या को विभक्ति आए, तब वो क्या होगा, वह कर्म तत्पुरुष होगा। क्लियर है। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। ठीक है, हम करण तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, तो समास विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद आने वाला शब्द यदि से हो, ठीक है, या फिर के द्वारा हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो वह करण तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है, ओके। तीसरा तत्पुरुष समास का प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो जब समास विग्रह किया जाएगा और प्रथम पद के बाद के लिए शब्द आएगा या के लिए विभक्ति आएगा, ठीक है, तब वो कौन सा समास होगा, तब वह जो है संप्रदान तत्पुरुष समास होगा या संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे संप्रदान तत्पुरुष समास के बाद आता है चौथा हमारा अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, ओके। तो अपादान तत्पुरुष समास कौन सा होगा, तो पहले पद के बाद यदि से शब्द आए, कौन सा शब्द आए, से शब्द आए जिसमें हमें अलगाव का बोध हो, ठीक है, इसका बोध हो, अलगाव का बोध हो, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। हमारा पांचवा तत्पुरुष समास क्या होगा, तो वो होगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो प्रथम पद के बाद
यदि का, के और की विभक्तियां आए या का, के और की शब्द आए तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा संबंध तत्पुरुष समास। क्लियर है? ओके। अगला और अंतिम तत्पुरुष समास का प्रकार है छठवां, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो प्रथम पद के बाद यदि कौन कौन से शब्द आए, यदि में आए, ठीक है, पे आए, ठीक है, या फिर पर शब्द आए, ठीक है, तो वह कौन सा समास होगा, तो वह होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। इतना क्लियर है? इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास होता है वह 6 प्रकार का होता है। आशा करता हूँ आप लोग को तत्पुरुष समास क्या होता है और उसके प्रकारों की जो पहचान है किस तरह से की जाती है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले समास की तरफ। हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा के बारे में देखें तो समास का वह स्वरूप जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, और क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। इसको पहचानने की ट्रिक की बात करें तो पहले पद या पहले शब्द और दूसरे शब्द के बीच में और शब्द का बोध होगा। ठीक है, इसको उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। तो पहला इसका उदाहरण लिया है हमने दिन रात। इस दिन रात का जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, दिन और रात हो जाएगा। ठीक है, दिन और रात के बीच में कौन सा शब्द आ रहा है, तो और शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला है भाई बहन। तो भाई बहन का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह इनका भाई और बहन। ठीक है, यहाँ पर भी और शब्द का बोध हो रहा है और शब्द आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला उदाहरण है राधा कृष्ण। ठीक है, राधा और कृष्ण का जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा इनका, तो राधा और कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर भी राधा व कृष्ण के बीच में कौन सा शब्द आ रहा है, तो और शब्द आ रहा है। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से यदि समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और शब्द आए तो वह कौन सा समास होगा, वह द्वंद्व समास होगा। क्लियर है? ओके, एक चीज के माध्यम से आप और द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्दों के साथ में, ठीक है, ये चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चिन्ह की सहायता से भी आप पहचान सकते हैं कि यह जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने समास के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक समझा तथा उन समासों को कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से सीखा और समझा। ठीक है,